नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम वृद्धि तथा विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीट 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मनोविज्ञान के स्कूल और आनुवांशिकता तथा वातावरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे वृद्धि तथा विकास के बारे में। विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृद्धि तथा विकास, इसका अर्थ क्या है। देखिए, मनुष्य जब से जन्म लेता है, बल्कि जन्म लेने से पूर्व जो वो 9 माह गर्भ में रहता है, उस दौरान भी ये जो प्रक्रिया है वृद्धि तथा विकास की, चलती रहती है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तब से लेकर मृत्यु तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि हम वृद्धि तथा विकास के बारे में पढ़ें और उसमें अंतर भी करें, ठीक है। होता क्या है, जनरली वृद्धि तथा विकास, जो ये 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, इसका इस्तेमाल दोनों सिमिलर फॉर्म में किया जाता है। वृद्धि तथा विकास को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीडीपी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि तथा विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का एक सीमित अर्थ भी है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वृद्धि के बारे में। वृद्धि को समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। देखिए, वृद्धि का जो संबंध है ये केवल और केवल मात्रात्मक है, ठीक है। मनुष्य में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई चीज इंक्लूड नहीं होती है। अब मात्रात्मक परिवर्तन से मेरा क्या अर्थ है। मात्रात्मक परिवर्तन से अर्थ ऐसे परिवर्तन से है जो एक तो हमें ऑब्जर्वेबल है कि भाई दिखाई देती है हमें, और दूसरा ये कि उनको हम माप भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का वजन बढ़ गया तो आप माप सकते हैं कि भाई वजन कितना है, ये कितना बढ़ गया। किसी का 10 किलो वजन बढ़ गया तो उसको नापा जा सकता है, वजन कितना बढ़ा। किसी की हाइट, वो हम नाप सकते हैं कि मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ गई है 2 इंच, तो ये भी नापा जा सकता है आसानी से। तो कहने का मतलब ये है कि वृद्धि का संबंध सीधा सीधा मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, जिनको कि हम माप सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो जो विकास है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन तो अभी हमने देख लिया। गुणात्मक परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जिनको केवल आप महसूस कर सकते हैं कि भाई किसी में कोई चेंज आया है, उसको नाप नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए अब एग्जाम्पल अगर हम दें कि भाई किसी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया, ठीक है, तो उसको आप केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है इसके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन आप नाप तो नहीं सकते ना कि कितना परिवर्तन आ गया, भाई 2 किलो परिवर्तन आ गया इसके व्यवहार में, ऐसे आप नहीं नाप सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि विकास का संबंध उन सभी परिवर्तन से होता है जो कि मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं, और वृद्धि का संबंध केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन से ही होता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में इसका यही अर्थ है। अब एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूं तो शारीरिक विकास होता है हमारा। शारीरिक विकास, यहाँ पे मैं विकास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शारीरिक परिवर्तन जो है वो विकास में भी आता है। हालांकि जो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारा वजन बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, ये सब वृद्धि का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन तो होते ही है, इसके अलावा हमारे संवेग में जो विकास होता है, संवेगात्मक विकास जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सामाजिक विकास, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो विकास में आते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वृद्धि का जो अर्थ है वो एक सीमित अर्थ होता है और विकास का अर्थ जो है वो विस्तृत होता है, ठीक है। आइए अब हम इसमें डिटेल में अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला जो अंतर जो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, नंबर 1, कि जो वृद्धि है, यहाँ पे मैं वृद्धि लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं विकास थोड़ा ठीक से कर देता हूं मैं।
वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे विकास आ जाएगा। देखिए सबसे पहला परिवर्तन जो मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा वो है, सबसे पहली बात कि जो वृद्धि है ये शारीरिक होती है। अभी हमने देख लिया कि जो वृद्धि है वो शारीरिक होती है। वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो ये शारीरिक तो होता ही है, शारीरिक तो ये होता ही है। इसमें जो संवेगात्मक विकास है, ठीक है, जो नैतिक है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे एस्पेक्ट इसमें शामिल होते हैं। मतलब विकास के जितने भी आयाम हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जो वृद्धि है, वृद्धि, मिनट, ये एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, ठीक है, ये एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। जैसे मान लीजिए जो शारीरिक विकास है वो जीवन भर थोड़ी होता है हमारा, कुछ एक निश्चित समय सीमा होती है जहां तक हमारा शारीरिक विकास होता है। क्योंकि अगर ये पूरे जीवन हमारा अगर शारीरिक विकास होता रहे तो पूरे जीवन हमारी हाइट बढ़ती रहे, हमारा वजन बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक निश्चित सीमा तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलता है। भ्रूण जब से बनता है, भ्रूण के निर्माण से लेकर मृत्यु तक, भ्रूण के निर्माण से लेकर मृत्यु तक। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि ये मात्रात्मक होती है, इसको नापा जा सकता है, जबकि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होती है। नंबर 4, ये सिर्फ और सिर्फ जैविक क्रिया है, ठीक है, जैविक क्रिया है। मतलब वातावरण का इसमें इतना बड़ा रोल नहीं होता, ये जैविक क्रिया होती है, पूरी तरीके से बायोलॉजिकल होती है। हेरिडिटी के रूप में जो आपको मिलता है उसका असर काफी ज्यादा होता है वृद्धि पर, जबकि विकास जो है वो जैविक होने के साथ साथ इसमें जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो भी शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं जैविक, जैविक व पर्यावरणीय दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि जो वृद्धि है ये विकास का ही एक अंश है, ठीक है, लेकिन जो विकास है वो अपने आप में ही संपूर्ण है, ठीक है। तो अपने आप में ही संपूर्णता है, संपूर्णता, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस इसमें है वृद्धि और विकास में। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि वृद्धि का जो अर्थ होता है वो बहुत ही नैरो होता है, ठीक है, यानी कि संकुचित अर्थ होता है इसका, ध्यान रखिएगा, संकुचित अर्थ, एक सीमित अर्थ है। लेकिन जो विकास है इसका जो अर्थ है ये विस्तृत अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। तो जब भी बात सिर्फ हम वृद्धि की करेंगे तो वृद्धि से हमारा सीधा संबंध ऐसे सभी शारीरिक परिवर्तन से होगा जिनको भी नापा जा सकता है। लेकिन जब हम विकास की बात करेंगे तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो काफी बड़ा हो जाएगा, जिसमें कि हर तरह के परिवर्तन शामिल होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला हम बात करते हैं विकास के आयाम की, ठीक है। अब हम सिर्फ विकास की बात करेंगे क्योंकि देखिए वृद्धि का अर्थ सीमित है, वो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विकास में और भी कई चीजें आ जाती हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करना जरूरी है। तो विकास के अगर हम आयाम की बात करें तो मेनली 6 इसमें आयाम, डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है शारीरिक विकास, जिसका संबंध सीधे सीधे मनुष्य में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन होना या ऊंचाई में परिवर्तन होना, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो इसका संबंध मनुष्य में जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है, बुद्धि
एक तो हो गया उसका एक जैविक संरचना हो गई, लेकिन उसके अलावा बुद्धि की जो प्रोसेसिंग होती है, कोई भी वो काम करती है उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, इसका संबंध होता है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, कि वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन ले रही है और किस प्रकार से अपने अंदर संकल्पनाओं का निर्माण कर रही है, संप्रत्ययों का निर्माण कर रही है और उसके बाद किस प्रकार से वो आउटपुट देती है, इसका संबंध होता है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, इसके अलावा भाषा विकास। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का संबंध होता है भाषा विकास से। जिस व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास जितनी जल्दी होगा या जितनी तेजी से होगा, जितना अच्छा होगा, भाषा विकास भी उसी प्रकार से ये प्रभावित होती है। ठीक है, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि जो हमारी भाषा है, जो हम बोलते हैं, वो सोचते हैं पहले, उसके बारे में थॉट प्रोसेसिंग होती है दिमाग में, उसके बाद हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। चलिए, अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की मतलब जब हम, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में सबके साथ रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, तो किस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है, मतलब दूसरे लोगों के साथ वो किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है। ठीक है, और यह अंतःक्रिया किस प्रकार मनुष्य के व्यवहार को भी प्रभावित करती है, किस प्रकार से उस व्यक्ति में नए नए परिवर्तन लेकर आती है, उसके संप्रत्ययों का निर्माण करती है, सारी चीजें सामाजिक विकास से संबंधित होती है। अगला संवेगात्मक विकास, जो व्यक्ति में जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे डर, भय और प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, इस प्रकार के जो संवेग होते हैं, किस प्रकार ये मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला है नैतिक विकास। नैतिक मतलब सही और गलत के का पहचान होना। ठीक है, समाज में जब हम रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, जुलते हैं, तो उनके प्रति हमारा एक व्यवहार होता है और वो व्यवहार हमारा अच्छा है, बुरा है, इसका निर्णय लेना, ठीक है, ये नैतिक विकास में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि लगभग 6 इसके मेजर डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, जिसको कि हम बाद में आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर इस वीडियो का, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आते हैं इससे कि भाई मतलब आपको कुछ एग्जांपल दे दिया जाता है और वहां पे पूछा जाता है कि ये किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी सिद्धांत होते हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 से, जो कि है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इंग्लिश में हम आप इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, देखिए, निरंतरता का सिद्धांत वो ये कहता है विकास का कि मनुष्य का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। भ्रूण के निर्माण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का विकास होता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता ही रहता है। ठीक है, जब भ्रूण का निर्माण होता है उस वक्त जो सेल्स डिवीजन होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। 9 माह तक बच्चा जब अपनी माता के पेट में रहता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उस भ्रूण का निर्माण होता है, धीरे धीरे वो एक बच्चा बनता है, और वो किस प्रकार से सेल्स डिवीजन जो होते हैं वो इस तरीके से। तो ये भी तो एक विकास का हिस्सा है जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा जब जैसे भी बच्चे का जन्म होता है, वो इस दुनिया में आता है, तो कई सारी चीजें वो सीखता जाता है और उम्र भर जीवन पर्यंत वो अपने अंदर कोई ना कोई व्यवहार में परिवर्तन लाता ही रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, मतलब बुजुर्ग है, तो अब ऐसा थोड़ी उसका विकास वहीं रुक जाएगा क्योंकि वो सारे स्टेजेस पार कर चुका है। नहीं, 60 साल के बाद भी उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आते रहेंगे, कोई ना कोई वो नई चीजें सीखता रहेगा। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाता रहेगा। तो इस प्रकार से निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो मनुष्य का विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, जिसको कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल से लेकर फाइन मोटर स्किल की तरफ बच्चे का जो विकास होता है। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बाद में कभी कि भाई ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा।
सामान्य से विशिष्ट का अर्थ ये है कि पहले जो व्यक्ति है उसका व्यवहार सामान्य होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आते आते उसका जो व्यवहार है वो विशिष्ट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में जो बालक होता है, शिशु होता है, जब वो रोता है तो किस प्रकार से होता है, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। वो अपने हाथों को पटकता है, पैरों को पटकता है, रोता है, आंखों से आंसू आते हैं उसके, चिल्लाता है काफी तेज। ठीक है, तो मतलब पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है वो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, किशोरावस्था तक आते आते उसके रोने का जो तरीका है वो क्या होता है, केवल उसकी आंखों तक ही सीमित हो जाता है ना। और थोड़ा बहुत वो रोता है और आवाजें निकालता है, थोड़ा बहुत करता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर वो सीमित हो जाती है सिर्फ उसकी आंखों तक। ठीक है, आंखों के द्वारा पता चल जाता है कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है वो रो रहा है। तो ये क्या हुआ, पहले वो सामान्य क्रिया करता था, क्योंकि छोटा बच्चा हाथ पैर पटकना उसके लिए सामान्य, तो सामान्य क्रिया करता है, लेकिन फिर रोने की जो क्रिया है वो केवल और केवल आंखों तक आकर सीमित हो गई। तो ये जो सिद्धांत है वो कहलाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देने की कोशिश करें, तो जैसे अगर आप मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको अगर आप गेंद दे रहे हैं, फेंक उसको अगर आप गेंद दे रहे हैं कैच करने के लिए, तो वो कैच कैसे करता है, कभी आपने उसको देखा हो? या जैसे वो अगर वो गेंद को उठा भी रहा है तो कैसे उठाता है, अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है ना। पूरे हाथ को वो उठाता है और अपने ऐसे छाती से चिपका लेता है पूरी तरीके से। बड़ा अगर कोई फुटबॉल साइज का अगर वो गेंद है तो इस तरीके से उसको उठाता है ना। तो उसके उठाने का तरीका कैसा है, बिल्कुल ही अलग है, वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके लिए सिर्फ उंगलियां ही काफी होंगी उस बॉल को उठाने के लिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बच्चा शुरुआत में उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसका संबंध सीधे सीधे हमारी जो मांसपेशियां हैं उससे होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पेन पकड़ना ये एक फाइन मोटर स्किल है, पेन को लिखना फाइन मोटर स्किल है। अब जो छोटा बच्चा होता है वो एकदम से थोड़ी अपनी सिर्फ दो तीन उंगलियों का इस्तेमाल करके पेन को पकड़ता है, नहीं, शुरुआत में जो वो पेन पकड़ता है तो पूरे अपनी हथेली का इस्तेमाल करता है पेन को पकड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी दो तीन उंगलियों का ही वो इस्तेमाल करता है लिखने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। हालांकि मैंने एक नहीं 3 एग्जाम्पल दे दिया आपको। चलिए, अगला है जो सिद्धांत वो है अनुमान का सिद्धांत। अनुमान का सिद्धांत, अनुमान का सिद्धांत, अनुमान का सिद्धांत मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, आप बच्चे के शारीरिक गुण और उसके थोड़े बहुत व्यवहारिक गुण को देखकर कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे भविष्य में कैसा होगा, है ना। ये हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा थोड़ा तीव्र बुद्धि का है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा भविष्य में जाकर डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है क्योंकि ये बुद्धि में थोड़ा सा तेज है। मतलब ये कि आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के व्यवहार को देखकर कि बच्चे का जो विकास है वो किस दिशा में जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो इसका मतलब ये है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि बच्चा आने वाले समय में उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स होंगे डेवलपमेंट के वो भी काफी अच्छे होंगे, क्योंकि अगर बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है तो संवेगात्मक रूप से ठीक होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और संवेगात्मक रूप के साथ साथ उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी काफी अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत हम अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो सकता है। चलिए, अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस। ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग होता है। रंग रूप में तो अलग होता ही होता है, इसके अलावा बौद्धिक रूप से भी अलग होता है एक दूसरे से, है ना। व्यवहार करने में भी एक दूसरे से अलग होता है, कई रूप में एक दूसरे से अलग होता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो बालक होते हैं क्योंकि उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता है, तो पढ़ाते वक्त हमें उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे सभी बच्चों के जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पढ़ाने का टेक्निक इस्तेमाल करें, एक ऐसी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें
ऐसे एक्टिविटीज प्लान करें जिससे कि प्रत्येक बच्चा लाभान्वित हो। ठीक है, इस चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब ये है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक है, पूरी दुनिया की अगर आप बात करें कि पूरी दुनिया में जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब में एक समान पैटर्न हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट का। ठीक है, सबसे पहला ये कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, अमेरिका में रहता हो, इंडिया में रहता हो, कहीं भी रहता हो दुनिया में, उसके जो स्टेजेस है डेवलपमेंट के वो सबके लिए सेम है। कि भाई कोई अगर शैशवावस्था में, फिर वो बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था के बाद फिर वो किशोरावस्था में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई सीधा शैशवावस्था से किशोरावस्था में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में एक समान प्रतिमान है, यूनिफॉर्म पैटर्न। इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बाद भी व्यक्ति में एक दूसरे से अंतर होता है, इसके बावजूद भी जो विकास का प्रतिमान है, पैटर्न है जो डेवलपमेंट का, वो यूनिवर्सल है और वो सेम है। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि सब में जो विकास का जो प्रतिमान है वो एक जैसा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। नंबर 6, नंबर 6 आप कह सकते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। ये विकास की दिशा सिद्धांत मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीधा। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये मेजरली यहाँ पर दो तरीके के होते हैं दिशा का सिद्धांत अगर हम बात करें। एक तो है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल को आप कह सकते हैं हिंदी में मस्तकादोमुखी, मस्तकादोमुखी। ठीक है, या सिरोन्मुखी भी आप इसको कह सकते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल को आप कह सकते हैं निकट दूर नियम, इस तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल में कि सेफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमोडिस्टल ये होते क्या हैं। देखिए सेफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमोडिस्टल ये अपने अपने हिसाब से विकास की दिशा की बात करते हैं कि विकास की दिशा होती है कैसे। सेफेलोकॉर्डल ये कहता है कि जो मनुष्य का विकास होता है, जैसे मनुष्य है, इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब पहला सबसे पहले मनुष्य का जो सिर है इसका विकास होता है, उसके बाद बाकी अंगों का विकास होता है और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जैसे आपने अगर देखा भी होगी, जो छोटा बच्चा होता है शुरुआत में वो उसका अपने सिर पर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए अक्सर हम अगर छोटे बच्चे को जब हम गोद में भी उठाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे का जो सिर है उसको सपोर्ट जरूर मिले। क्यों? क्योंकि उसका अपने सिर पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो अपने सिर को किसी भी तरफ लटका सकता है, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे का जो सिर है उसको सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे का जो सिर होता है शुरुआत में उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे इधर उधर लुढ़कना सीखता है लेटे लेटे। उसके बाद फिर बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद बच्चा चलना सीखता है। तो ये आप देखेंगे जो ये स्टेप्स हैं, ये क्या दिखा रहे हैं कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ ही तो हो रहा है। पहले सिर का विकास हुआ, उसके बाद फिर उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उनका विकास हुआ, फिर पैरों का विकास हुआ। क्योंकि धीरे धीरे ये सब विकसित होंगे तभी तो बच्चा आगे पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये क्या है, ये सेफेलोकॉर्डल है। लेकिन अगर बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ये कहते हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो मनुष्य के केंद्र से
जो कि मेनली हमारा जो पेट होता है वहां से होकर शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उस तरफ होता है। ठीक है, विभिन्न अंगों तक जाता है। ये कहना है प्रॉक्सिमो डिस्टल का। मतलब ये पहले ये कहते हैं कि मनुष्य का जो केंद्र होता है जैसे पेट, नाभि, उसका विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है क्योंकि केंद्र में है ये सारी चीजें, इनका विकास पहले होता है। नर्वस सिस्टम, उसका डेवलपमेंट होता है पहले ठीक से, उसके बाद मनुष्य के जो बाकी अंग होते हैं उनका विकास होता है। ये कहना है प्रॉक्सिमो डिस्टल का। ठीक है, तो ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एक मिनट। एकीकरण का सिद्धांत इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्य का जो विकास है, ठीक है, या विभिन्न अंगों का जो विकास है वो एक होलिस्टिक रूप में होता है, एक इंटीग्रेटेड रूप में होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल जब आप चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि साइकिल चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों का विकास हो जाए तो ही ठीक है, नहीं। साइकिल चलाते समय ये जरूरी है कि आपके हाथ की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां, इनका अच्छे से विकास हो जाए। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम जब अच्छे से डेवलप होगा तो आप आंखों के बीच, दिमाग के बीच, अपने हाथ के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, एक समन्वय बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप एकीकृत कर रहे हैं ना सभी चीजों को। आपके शरीर के अलग अलग अंगों का विकास हुआ, लेकिन उनका जब तक एकीकरण नहीं होगा, एक साथ जब वो चीज आप इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएंगे, तब तक आपका विकास कम होगा। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनका आप एकीकरण करके एक एकीकरण, एक होल रूप में जब आप उसका विकास करते हैं तो एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें एकीकरण का सिद्धांत ही ज्यादातर एप्लीकेबल होता है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि सह संबंध का सिद्धांत हम कह सकते हैं हिंदी में। सह संबंध का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत। देखिए, सह संबंध का सिद्धांत वो ये बताता है कि हमारे जो विकास के विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, या जो हमने अभी सामाजिक विकास पढ़ा, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है कि जब तक आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास जब तक आपका अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपका भाषा विकास प्रभावित रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाषा का विकास तभी होगा जब आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हो। ठीक है, इसी प्रकार से जब तक शारीरिक विकास ठीक से ना हो, शारीरिक विकास ना हो, तब तक जो अभी हमने पढ़ा ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स, वो अफेक्टेड रहती हैं। ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर होते हैं, ये अफेक्टेड रहते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जब तक अगर आपका सामाजिक विकास ठीक से ना हुआ, सामाजिक विकास अगर ठीक से ना हो पाए, तो इससे जो आपका नैतिक विकास है वो प्रभावित हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जितने भी आयाम है विकास के, ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो सह संबंध का सिद्धांत यही कहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 8 पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 9वां हम पढ़ेंगे, जो कि ये कहता है कि जो विकास है वो हेरिडिटी
और जो इन्वायरमेंट है उसकी अंतः क्रिया का परिणाम है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर था पूरी तरीके से हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड था, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है ना। हमने डिटेल में पढ़ा था, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उस वीडियो को देखिए, ताकि यहाँ पे जो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है इसकी अंतः क्रिया का ही तो परिणाम होता है मनुष्य का जो विकास है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्रिंसिपल में लिख देता हूँ, सिद्धांत, हिंदी में आप समझ जाइएगा। चलिए, अगला जो है वो है स्पाइरल विकास से संबंधित, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं चक्राकार। चक्राकार, स्पाइरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रिंसिपल। स्पाइरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? हिंदी में चक्राकार विकास आप इसको कह सकते हैं। वो ये होता है कि जो हमारा विकास है वो इस तरीके से सीधा लीनियर ना हो करके किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने कभी भी देखा हो कि जो शैशवावस्था से लेकर, खासकर शैशवावस्था कह लीजिए या फिर जन्म से पहले की मैं अवस्था यहाँ पर ले लेता हूँ कि जब से बच्चा, भ्रूण का निर्माण जब से होता है जन्म से पहले, तब से लेकर मृत्यु तक जितने भी स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जिसको कि अभी हम आने वाले भी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जितने भी स्टेजेस होते हैं उनमें एक जैसी स्पीड नहीं होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में यह विकास धीमा पड़ जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में यह जो विकास है ये धीमा हो जाता है। उसके बाद फिर से किशोरावस्था में क्या होता है कि ये जो शारीरिक विकास है बच्चे का फिर से तेजी से हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पाइरल डेवलपमेंट का कि पहले धीमा होगा, फिर तेज होगा, फिर धीमा होगा, फिर तेज होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म। तो जो स्पाइरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो यही है कि वो ये कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो पूरे जीवन पर्यंत एक तेज गति से नहीं चलता है, वो कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसे होता है। अब आपके साथ भी होता होगा जब आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके जो तैयारी की प्रिपरेशन की जो स्पीड है, ठीक है, या जो एनर्जी है, उसका लेवल हमेशा एक जैसा तो नहीं होता, कभी लो होता है, कभी फास्ट होता है, कभी लो कभी फास्ट, इस तरीके से स्पाइरल ही तो होता है आपका भी। तो यही डेवलपमेंट पर भी यहाँ पे लागू होता है। चलिए, तो डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे, ये हमने 10 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे स्टेजेस की कि स्टेजेस कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जिसकी हम बात करेंगे वो होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था इंग्लिश में प्री नेटल स्टेज, जो कि भ्रूण के निर्माण से लेकर 9 माह तक होता है। ठीक है, मतलब 0 से मैं कह सकता हूँ 9 माह, एग्जैक्ट इसका 9 माह 10 दिन होता है पीरियड। ठीक है, गर्भावस्था का। दूसरा स्टेज जो है वो है शैशवावस्था का। शैशवावस्था यानी कि इनफेंसी, जो कि जन्म से, जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक रहती है। ठीक है, तीसरा है बाल्यावस्था, यानी कि इंग्लिश में आप किसको कह सकते हैं, चाइल्डहुड।
ये जो होता है ये 2 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है लगभग। इसके बाद है किशोरावस्था। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं अडल्टहुड। ये जो है लगभग 12 वर्ष से शुरू होता है और 18 वर्ष तक ये रहता है। अगला है प्रौढ़ावस्था। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं, सॉरी हमने गड़बड़ कर दी। अडल्टहुड जो होता है वो प्रौढ़ावस्था होता है और किशोरावस्था को हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस कहते हैं, प्रौढ़ावस्था होता है अडल्टहुड। आप ध्यान रखिएगा इसका, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। इसका जो पीरियड होता है ये लगभग 18 वर्ष से शुरू होता है और 60 वर्ष तक जो है ये अडल्टहुड ही कहलाता है। उसके बाद अगला आ जाता है वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज। ओल्ड एज ये लगभग 60 वर्ष से शुरू होता है और मृत्यु तक ये चलता है। तो मेजरली यहाँ पर 6 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, ध्यान रखिएगा ये डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। आगे जब आप बहुत सारे डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, अलग अलग जो ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जैसे कि जीन पियाजे, ब्रूनर और एरिक एरिक्सन, जब आप इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो इन्होंने अपने हिसाब से स्टेजेस को बांट रखा है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ठीक है, और ये जो बंटवारा है ये खास विशेषताओं के आधार पर किया गया है कि इस स्टेज में मनुष्य में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं, तो उसको ध्यान में रख के इन स्टेजेस को बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को वो भी दो तरह के ही होते हैं। एक तो होता है आनुवंशिक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वंशानुगत लिख दूं या आनुवंशिक लिख दूं, एक ही बात है, वंशानुगत। और दूसरा होता है पर्यावरणीय यानी कि वातावरण से संबंधित। अब देखिए वंशानुगत में जो फैक्टर्स होते हैं इसमें सबसे पहला तो हो गया शारीरिक बनावट हो गई है, जो संरचना हो गई। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बनावट, जो कि हमें जीन्स से मिलता है अपने पूर्वजों से। ये हमने पढ़ा था कि जीन्स के थ्रू ही हमें मिलता है जो भी हमारी शारीरिक बनावट है। ठीक है, तो जीन्स के थ्रू मिलता है। जीन्स में कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हमारे विशेष गुणों को दर्शाती है। तो किस प्रकार का गुण आपको मिल रहा है जीन्स से और किस प्रकार आपकी संरचना हो रही है, आपकी शारीरिक बनावट हो रही है, वो आपके विकास को काफी हद तक प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे छोटा कद या ज्यादा लंबा मतलब ज्यादा लंबी हाइट हो जाती है तो वो अफेक्ट करती है आपकी डेवलपमेंट को। दूसरा बुद्धि। ठीक है, बुद्धि काफी हद तक वंशानुगत मानी जाती है, काफी हद तक, हालांकि वातावरणीय कारक का भी इस पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन काफी हद तक ये वंशानुगत होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी जो आने वाली जो जनरेशन होगी उस पर जरूर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया। तीसरा लिंग भेद। लिंग भेद जो होता है मतलब लड़का और लड़की होने के आधार पर भी परिवर्तन बच्चे के विकास में का जो विकास है वो प्रभावित होता है। जैसे अगर लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर जो लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, लड़के थोड़े से कम होते हैं, है ना। इसके अलावा मेच्योरिटी में लड़कियां आगे होती हैं, लड़के पीछे होते हैं। लड़कियों में मेच्योरिटी जल्दी आती है किसी भी चीज को लेकर, लड़कों में कम आती है। तो लिंग भेद की वजह से भी जो विकास है वो प्रभावित होता है। और चौथा हम कह सकते हैं स्नायु मंडल।
स्नायु मंडल, स्नायु मंडल कह लीजिए, और इंग्लिश में आप इसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किस हद तक कैसा आपको मिल रहा है अपने पूर्वजों से, वो काफी हद तक इसको प्रभावित करेगा। अगर हम बात करें पर्यावरणीय कारकों की, तो पर्यावरणीय कारकों में सबसे पहला हम इसमें कह सकते हैं कि एक तो हो गया आपका पारिवारिक वातावरण कैसा है ना, घर में कैसा माहौल है ये। ठीक है, दूसरा बच्चा क्योंकि स्कूल में जाता है तो स्कूल का वातावरण परिवार के वातावरण से अलग होता है, तो स्कूल का वातावरण कैसा है ये बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं फूड, भोजन, संतुलित आहार, असंतुलित आहार भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बच्चे के साथ मान लीजिए कोई घटना घट जाती है, वो घटना अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है, घटना कह लीजिए या मैं दुर्घटना लिख दूं, तो ये एक पर्यावरणीय कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। बच्चे के साथ मान लीजिए कोई बुरी घटना घट गई है, बच्चा छोटा है, उसके माता पिता नहीं है, माता पिता गुजर गए, तो ये एक दुर्घटना है उसके लिए, इसका प्रभाव आने वाले समय में उसके विकास पर अवश्य पड़ेगा। संवेगात्मक रूप से वो असंतुलित हो सकता है, ठीक है, जिसका असर उसकी बुद्धि पर भी देखने को मिलता है, उसके शारीरिक विकास पर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पर्यावरणीय फैक्टर्स हैं और ये बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने डिटेल में आज चर्चा की है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इसके अलावा विकास क्या है, वृद्धि क्या है, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, कौन कौन से विकास के आयाम है, कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं और इससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है जो हमने आज इस वीडियो में कवर ना की हो। तो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।